सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग का लास्ट लेक्चर है। इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर नहीं है ये, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर हमारा परसों होगा, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे? कल कुछ तो करेंगे। परसों 5 ईयर प्लान करेंगे, ठीक है। कल जो रिमेनिंग हमारे टॉपिक्स हैं ना, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया और इंजेक्शन जो एक लोग करते रहते थे, वो सारी चीज़ें कल समेट देंगे। उसके बाद 5 ईयर प्लान एंड खत्म है इकोनॉमिक्स, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे? चलो प्रॉपर आ रही है। सर का प्रोग्राम चालू है आज का, सो सर लेट आएंगे क्या समझे पीपीटी बनाने का। हाँ चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करें फिर मनी एंड बैंकिंग का लास्ट लेक्चर शुरू करते हैं। इंडिया क्लोज सर, हाँ क्लोज्ड। चलो तो आज हम पढ़ेंगे जो M1 M2 M3 M4 आप सुनते रहते हो ना, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी क्या होती है इकोनॉमिक्स में? तो इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी होती है क्या? तो लिक्विडिटी का मतलब वो होता है कि इट इज़, ठीक है, इट इज़ universally acceptable and it is universally acceptable and can be exchanged for other commodities, for other commodities very easily, ठीक है। अदर कमोडिटीज वेरी इजीली। शिट यार, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मनी एंड बैंकिंग, और स्टार्ट करते हैं। मनी एंड बैंकिंग का ये लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है, जिसमें कि हम लिक्विडिटी के बारे में समझेंगे, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स के जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं M0 M1 M2 M3 M4 ये सब देखेंगे। NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हम लोग लिक्विडिटी से स्टार्ट करें तो लिक्विडिटी है व्हाट? इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर कमोडिटीज़, ठीक है, फॉर अदर कमोडिटीज़ वेरी इजीली। तो इसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो आप कुछ इमेजिन करो ऐसा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, हर जगह एक्सेप्टेबल हो और उसको तुरंत एक्सचेंज किया जा सकता हो। जस्ट इमेजिन क्या हो सकता है वो, ठीक है। तो लिक्विडिटी इज द ईज विद विच एन एसेट और सिक्योरिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडी कैश विदाउट अफेक्टिंग इट्स मार्केट प्राइस। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन लिखी, दैट इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अदर कमोडिटीज वेरी इजली। वॉट इट इज़ कैश, पैसा। कैश ही तो है वो जो हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा कैश होता है या फिर हमारा जो मनी होता है उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में बांटा था। एक तो हमने बोला था फिएट मनी, याद आया कुछ? फिएट मनी ये क्या होता है? ये एक लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर होता है मतलब इसको कोई मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से, नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। वहीं दूसरी ओर हमारा एक होता है फिड्यूशरी मनी। नाउ दिस फिड्यूशरी मनी इज काइंड ऑफ बेस्ड ऑन दी ट्रस्ट। मना कर सकता है, चेक एग्जाम्पल इसका है ना, चेक इसका एग्जाम्पल है। तो लिक्विडिटी का मतलब यह है कि जो मतलब हर जगह एक्सेप्टेबल है, तो वो कैश हो गया। जो पैसा है, नोट है, जैसे नोट है हमारा, ठीक है, वो लिक्विड है, ठीक है, उससे ज़्यादा लिक्विड और कुछ नहीं हो सकता है। अब किसी चीज़ की जो लिक्विडिटी है वो कैसे डिटरमाइन होगी? वो ऐसे डिटरमाइन होगी जो डेफिनेशन लिखी है कि वो कितनी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है और वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हारे सामने 3 चीज़ें रख दूं, ठीक है, 3 चीज़ें रख दूं, कैश रख दूं, ठीक है, मैं तुमसे बोलता हूँ यार तुम्हारी दुकान है, मैं तुम्हारी दुकान में लैपटॉप खरीदने आया कि यार लैपटॉप दो यार, ठीक है। तो तुमने बोला सर लैपटॉप चाहिए तो पैसा दो। तो हमने कहा कि तुमको हमने 3 ऑप्शन दिए, कैश, एक ऑप्शन दिया चेक और एक ऑप्शन दिया गोल्ड, ठीक है।
और एक मैंने कोई बॉन्ड दे दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? वही मैंने कल बताया था कि गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई इतना इतना रुपए आपको पे किया जाएगा, आप ये ट्रेडेबल है मार्केट में जाओगे तो इसके एवज में तुम पैसा उठा सकते हो। ठीक, अब तुम मुझे बताओ तुम किस में लोगे, और प्रेफरेंस दो, मुझे प्रेफरेंस दो। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। डिक्रीजिंग प्रेफरेंस में मुझे बताओ जल्दी से, सबसे पहले किसको लोगे, फिर किसको लोगे, फिर किसको लोगे, फिर किसको लोगे, जल्दी से बताओ। कैश लोगे वो तो समझ में आता है, लेकिन बाकी का मुझे लिख के बताओ। उत्तम बेटा सुधर जाओ, आंसर बताओ जल्दी से। RBI is going to buy worth 40,000 crores for government securities today। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर बाई कर रहा होगा तो क्यों बाई कर रहा होगा, बताओ जल्दी से। अगर 40,000 की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आज खरीदने जा रहा है RBI, तो क्यों खरीद रहा होगा, क्यों क्यों क्यों, बताओ जल्दी से। तो दिया है 1324, किसी ने लिखा है, अच्छा किसी ने लिखा है, जगदीश ने 1324 लिखा है, शुभम ने 3142 लिखा है, और कोई ऑप्शन है? टैब ने क्या लिखा है, 1243 लिखा है, और कुछ ऑप्शन है? अच्छा सब दे डाला। आर्यन ने लिखा है 3124, 4231, मतलब कुछ बाकी नहीं, सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा डालो, है ना। 3124 लूँगा, ये सब सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बता दे रहे हो। तो भाई सबसे पहली बात तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए भाई कैश। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम्हारी प्रेफरेंस है, ठीक है। अब देखते हैं ज़्यादातर लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया होगा। तो भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो कैश लेता सबसे पहले, ठीक है। देन मैं जाता गोल्ड के पास, ठीक है। देन मैं जाता चेक के पास, ठीक है। देन मैं जाता गवर्नमेंट के पास, यानी मैं पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा होता। क्यों? क्योंकि कैश तो कैश है भाई, इससे लिक्विड तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि नहीं। पानी से लिक्विड कुछ हो सकता है, तो ऐसे कैश से कुछ ज़्यादा कुछ लिक्विड हो सकता है नहीं, ये तो सबसे ज़्यादा लिक्विड है। कहीं पे भी मैं, मुझे सब्जी में, मुझे जाके टमाटर खरीदने जाके मैं तुरंत टमाटर वाले को दूंगा, तुरंत एक्सेप्ट करेगा, ले लेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि वो ज़्यादा लिक्विड होगा जो जल्दी से कन्वर्ट हो सकता है कैश में, ऐसे समझ लो, जो जितनी जल्दी एक्सचेंजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। और कैश जो होता है, हमारा मनी जो होता है, वो एकदम एक्सचेंजेबल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो अगर मैं चेक लूँगा और मैं चेक को लगाने जाऊँगा बैंक में, खुद सोचो, तो पैसा हो ना हो मेरे अकाउंट में, जैसे मैंने तुम्हें चेक से पे किया, मेरे अकाउंट में पैसा हो ना हो, चेक बाउंस कर जाएगी। फिर क्या करोगे? फिर करते रहना केस, खेलते रहना मीटिंग है ना। तो चेक, और फिर अगर मान लो चेक में पैसा है भी मेरे अकाउंट में, तो तुम लगाओगे तो तुरंत तो पैसा आ नहीं जाएगा तुम्हारे अकाउंट में, टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमने, पता चला फ्राइडे इवनिंग को लगाया, तो सैटरडे संडे बैंक की छुट्टी है, पता चला मंडे को आ रहा है पैसा, तो तुरंत तो नहीं आएगा। गोल्ड में तुरंत आएगा, सुनार की दुकान में जाओ तुरंत पैसा मिलेगा तुम्हें। कोई दिक्कत है इसमें? गोल्ड में तुरंत पैसा मिलेगा, तो इसलिए मैंने थर्ड को चुना, सेकंड के ऊपर। देन गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे आखिरी मैंने चुना उसको, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी का क्या है, मतलब ये मेरा प्रेफरेंस है, और ये ऑलमोस्ट सभी का होगा जो थोड़ा समझ रखता है, आई थिंक, ठीक है। अब पता नहीं आपने 3124 गोल्ड को प्रेफरेंस क्यों दिया। गोल्ड को तो पहले जाना पड़ेगा ना कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए। अब हो सकता है हाँ वो अलग मोटिव हो आपके कि यार कैश में लूँगा तो कैश को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फालतू में पड़ा रहेगा पैसा, गोल्ड ले लेता हूँ, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, वो आपके हो सकता है अलग मंसूबे हों, ठीक है। लेकिन लिक्विडिटी के टर्म्स में तो 1324 विल बी द करेक्ट ऑर्डर, राइट। अब मुझे बताओ, डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा लिक्विड हो गया, टर्म डिपॉजिट, जल्दी से बताओ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया लिक्विडिटी के बारे में, तो इसको मत देखो। ये बताओ मुझे, DD ज़्यादा लिक्विड होगा या TD? DD TD समझा चुका हूँ कल, ठीक है। कि डिमांड डिपॉजिट होते हैं हमारे, जैसे कि सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, जो करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, और वहीं टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, FD और RD। तो डिमांड डिपॉजिट तो बैंक में जाऊंगा तुरंत मिल जाएगा ना, FD RD को तोड़वाना पड़ेगा, उतना जल्दी पैसा मिलेगा नहीं। तो डिमांड डिपॉजिट इज मोर लिक्विड दैन टर्म डिपॉजिट। नाउ अब थोड़ा सा लिक्विड खेल लेते हैं, मतलब कि पैसा खेल लेते हैं। लिक्विडिटी अभी इसकी चर्चा हो ही रही थी ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो मनी होता है, ठीक है, कि पहले भाई बार्टर सिस्टम चलता था, एक्सचेंज होता था फॉर वन कमोडिटी टू दी अदर, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस ये होते हैं कि देयर शुड बी अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास होना चाहिए, और जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है, उसको हम, वो पेरिशेबल कमोडिटी होता है, उसको हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वहीं मनी की अगर बात करें तो इसके क्या खासियत होती हैं कि इट कैन सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे सर्व कर सकता है, करता है, ठीक है। ये एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब किसी चीज़ का हमें खाता वाता मेंटेन करके रखना होता है, जैसे हम बोलते हैं देश की अर्थव्यवस्था इतनी है, इतने ट्रिलियन डॉलर है, इतना, ठीक है, ये सब हम बोलते हैं ना, तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट ही तो है। अगर मैं मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी वेल्थ है, और जल्दी से बताओ वेल्थ फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो वेल्थ को मैं बोल रहा हूँ कि वेल्थ जो है तुम्हारी 5 करोड़ है या फिर 2 करोड़ है तुम्हारी वेल्थ, है ना। अब मान लो ये मनी होता ही नहीं तो मैं कैसे बताता कि तुम्हारे पास इतना गेहूँ इतने चावल है, तो मैं कैसे इस बात का अंदाज़ा लगाता कि तुम अमीर हो या फिर तुम्हारे पड़ोसी अमीर है। तो इट इज़ अ यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे ये जो है सर्व करता है। क्लियर। और क्या काम है इसका, तो और है इसका कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, इसमें वैल्यू है, भले ये स्टोर ऑफ वैल्यू है लेकिन इसकी ध्यान रखेंगे कि कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे 500 रुपये का नोट है मान लो, ठीक है। अब 500 रुपये का नोट का 500 रुपये की वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसमें वो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं और वो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड है, इसलिए उस नोट की एज सच कोई वैल्यू नहीं, उस कागज़ की वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं आप भावनाओं को मेरी, कि कागज़ की वैल्यू नहीं है, उसमें जो लिखा है। अब सोचो उतना ही पीस का मैं पेपर फाड़ लूँ, ठीक है, और उसको कहीं देने जाऊँ कि भाई ये लो 500 रुपये, तो थोड़ी ना कोई एक्सेप्ट करेगा, उसकी वैल्यू थोड़ी ना इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे गोल्ड है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसमें स्टोर्ड वैल्यू है, समझ पा रहे हैं, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, बिकॉज गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें अगर आप इनको बेचने जाओगे तो उनकी खुद की वैल्यू है, आप उसका टुकड़ा काट दोगे। अब जैसे मान लो ये है, ठीक है, 500 रुपये का नोट है, मैं आधा काट दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा काट दिया, मैं बोलूँगा भाई आधा काट दिया 250 में, 250 रुपये की चीज़ दे दो मुझे, ये 500 का मैंने आधा कर दिया तो 250, कोई मतलब है इस बात का नहीं है। लेकिन वही मैं गोल्ड है, ठीक है, सोने का एक बिस्किट है, तो उसको मैं तोड़ दूंगा तो उसकी ऑब्वियस सी बात है वैल्यू आधी आधी हो जाएगी, है कि नहीं। भले थोड़ा सा कम हो जाए और कम हो जाए, लेकिन जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये 1 लाख का सोने का बिस्किट है, ठीक है, तो 50-50 होना चाहिए, हो सकता है 48-48 हो जाए, क्योंकि भाई आप मतलब एक साथ था तो ज़्यादा ठीक था इस तरह से, लेकिन वैल्यू तो है ना, जीरो तो नहीं हो गई ना वैल्यू। जैसे 500 का नोट मैं काट दूंगा बीच से तो वो जीरो हो गई उसकी वैल्यू, क्योंकि उसकी खुद की कोई स्टोर्ड वैल्यू नहीं है। क्लियर, उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है इसमें। ये पोर्टेबल है, कहीं पे भी मतलब आप इसको ले जा सकते हैं, पोर्टेबिलिटी है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी है, लंबा टिकता है ना, एज सच पेरिशेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि सड़ जाएगा या फिर कुछ। डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी का मतलब है डिवाइड कर सकता हूँ, किस सेंस में डिवाइड कर सकता हूँ कि भाई 500 का नोट है तो मैं इसको तोड़वा सकता हूँ कि भाई 500 के नहीं खुले कर दो, 100 के 5 नोट हो गए, तो डिविजिबल है ये। ऑलराइट, तो ये हैं किसके, मनी के पर्पस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ मनी। व्हाट आर दीज? दीज आर फंक्शंस ऑफ मनी। पैसे के क्या हैं, फंक्शंस हैं ये। क्लियर, इतनी चीज सभी को। बाकी फियाट मनी, फिड्यूशरी मनी तो क्लियर ही आपको। अब यहां पर हम देखते हैं कि वाई पीपल होल्ड मनी, वाई पीपल होल्ड मनी, लोग पैसा अपने पास क्यों होल्ड करके रखते हैं, जबकि कायदे से तो अगर हम देखें तो अगर वही डाल देंगे पैसा बैंक में कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो उसमें तो ब्याज मिलेगा, तो क्यों लोग होल्ड करते हैं, जबकि मतलब देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व। अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई कि भाई अगर मेरे पास मान लो 10,000 रुपये हैं तो मैं क्यों होल्ड कर रहा हूँ इसको, वो रीज़न अभी देखने वाले हैं। क्योंकि वही 10,000 अगर मैं बैंक में डाल दूंगा अकाउंट में, मैं भले सेविंग अकाउंट में डाल दूँ या फिर उसकी एफडी बनवा दूँ, तो पैसा मिलेगा यार मुझे, उसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन ऐसे तो रखा हुआ है तो कुछ इंटरेस्ट रेट ही नहीं मिल रहा है, यानी कि मैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लूज़ कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जब मैंने एक ऑप्शन को चूज़ किया ओवर दी अदर, और जो मैंने फोरगो किया, जो मैंने लेट गो किया, वो जो अपॉर्चुनिटी है, जो दूसरा अगर मैं चूज़ कर लेता तो मिल जाता, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ही हम पहले पढ़ चुके हैं। और किन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है, जरा बताइए। तो लोग फिर क्यों होल्ड करते हैं मनी? रीजंस इसके दो होते हैं। एक तो होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, दो मोटिव्स होते हैं उसके। एक तो होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव। अब मुझे कोई सामान खरीदना है तो कहाँ से खरीदूंगा भाई? हाँ, कुछ अगर मुझे सामान खरीदना है तो मैं कहाँ से सामान खरीदूंगा? उसके लिए कुछ
पैसा तो होना चाहिए ना मेरे पास, तो एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव है, दूसरा स्पेकुलेटिव मोटिव है। स्पेकुलेटिव मोटिव के बारे में जॉन मेनार्ड कीनीज ने बताया था। इसको बोलते हैं सट्टा बाजारी बोल सकते हैं, ठीक है, सट्टा प्रवृत्ति बोल सकते हैं। इसके बारे में जॉन मेनार्ड कीनीज, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिन्होंने किताब जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखी थी, और किस कंट्री से जरा बताएंगे। तो इन्होंने स्पेकुलेटिव मोटिव के बारे में बताया था कि लोग जो है स्पेकुलेशन करते हैं। किस तरह के स्पेकुलेशन? कि भाई अभी पता है इंटरेस्ट रेट अच्छे खासे चल रहे हैं, तो आगे जाके अभी इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, इसलिए जितना बॉन्ड खरीद सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो खरीद लो। क्या क्या खरीद लो भाई? गोल्ड खरीद लो, है ना, और या फिर बॉन्ड खरीद लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये सब खरीद के रख लो, ठीक है। और मान लो कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम चल रहे हैं, बहुत कम चल रहे हैं, तो लोगों को लगा यार ब्याज में तो मतलब अगर हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा मिलेगा नहीं, इससे अच्छा अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि आगे राइज करेंगे तब लगाएंगे पैसा। तो ये होता है लोगों की सट्टा प्रवृत्ति, जिसके बारे में जॉन मेनार्ड कीनीज ने बताया था, ठीक है। क्लियर थी चीज़? तो मैंने क्या बताया कि जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है लोग अपने पास कितना पैसा रखना चाह रहे हैं, बस ऐसे तुम समझो इसको कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब है कि लोग अपने पास कितना पैसा रखना चाह रहे हैं। तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर ब्याज की दरें कम चल रही होंगी तो लोग ज़्यादा पैसा रखना चाहेंगे अपने पास। ब्याज की दरें कम तो लोग ज़्यादा पैसा रखना चाहेंगे अपने पास। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर, ठीक है, मेरे पास पैसा है लेकिन ब्याज की दरें कम है, तो मैं अपना स्पेकुलेशन लगाऊंगा, मैं सट्टा प्रवृत्ति है इंसान की कि भाई वो सोचेगा कि आगे चल के ये बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट, तब लगाऊंगा क्योंकि तब मुझे इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा। क्यों फालतू में अभी लगा के बैठ जाऊं? क्यों भी फालतू में पैसा लगा के बैठ जाऊं? तो स्पेकुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा गोल्ड, बॉन्ड, इन सब में पैसा लगाएंगे, ठीक है। ये जॉन मेनार्ड कीनीज जी का कहना था। लेकिन एक सिचुएशन आती है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ये ऐसी सिचुएशन होती है इन इकोनॉमी वे पीपल लव टू होल्ड देयर मनी डिस्पाइट ऑफ एनी चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट विच रेंडर एनी मॉनेटरी पॉलिसी इनएफेक्टिव। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अभी है, आप में से किसी ने लिखा कि सर आज जो है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने वाली है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने वाली है। टेल मी इन द कमेंट्स, इज इट एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। बताओ जल्दी से कि ये एक एक्सपेंशनरी होती है फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। अब प्रिकॉशनरी मोटिव अदिति वो हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो ही मोटिव हमें पढ़ने, ट्रांजैक्शन और स्पेकुलेटिव, ठीक है। लेकिन इतने में इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू भी तो घट जाएगी। कैसे? मैं समझा नहीं। अच्छा, पैसे की वैल्यू अगर घट जाएगी तो फिर रखने में तो और ज़्यादा लॉस है ना। अगर आप शायद अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो और ज़्यादा वैल्यू घट जाएगी ना। अगर मैं उसको इन्वेस्ट नहीं करूँगा और रखूँगा अपने पास तो वो तो और ज़्यादा घट जाएगी। एक्सपेंशनरी है बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्शनरी सोमनाथ कैसे लिख रहा हो हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी संजय कैसे लिख रहा हो? एक्सपेंशनरी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीदेगी तो उसको पैसा देना होगा उसके एवज में, तो पैसा मार्केट में वो इन्फ्यूज़ कर रहा है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है क्योंकि डिमांड इकोनॉमी में जनरेट नहीं हो रही। अब सोचो कि आरबीआई अपनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ला रहा है, बैंक रेट, रेपो रेट सबको घटा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहा है, फिर भी कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ हो ही नहीं रहा का मतलब है कि लोग अभी भी कुछ खरीदने को तैयार ही नहीं है, अपना पैसा मार्केट में उतारने के लिए तैयार है ही नहीं, जबकि आरबीआई ने सबके हाथ में पैसा दे दिया। फिर भी गवर्नमेंट ने भी टैक्स कम कर दिए और गवर्नमेंट ने सब्सिडी यानी ट्रांसफ़र पेमेंट बढ़ा दिए, सब्सिडी, पेंशन और ये सब जो स्कॉलरशिप मिलती सब बड़ा खर्च कर ही नहीं रहे लोग। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी मतलब पैसा, ट्रैप मतलब फंस गया है, पैसा फंस गया है लोगों के हाथों में, वो निकल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो चल रहे हैं। किसी कारण की वजह से हो सकता है, जैसे मान लिया रिसेशन जैसी सिचुएशन है, मंदी जैसी सिचुएशन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं भाई आगे बढ़ेगा, तो तुम उनके हाथ में जितना पैसा डाल दो वो यही सोचेंगे आगे चल के कोई बढ़ेगा तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ अभी। तो लिक्विडिटी ट्रैप वाली सिचुएशन में ये होता है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोग स्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि लोगों को पता है कि बाद में बढ़ेंगे प्राइस, ठीक है। तो इसीलिए चीज़ ध्यान रखिएगा, इट इज़ द पॉइंट वेयर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनफाइनाइटली इलास्टिक, ठीक है। लोग खर्च करने को तैयार ही नहीं है ना। एंड लिक्विडिटी जो प्रेफरेंस कर्व है इट बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। इसका मतलब है लोग पूरी तरह से पैसे को प्रेफर कर रहे हैं, उसको होल्ड करना चाह रहे हैं। इसका कर्व थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखना, ये अगर कभी कर्व पूछ ले, वैसे पूछा तो नहीं है, थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ पर ये जो स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी है वो, ठीक है। एंड ये कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कभी इस तरह से स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी का ग्राफ पूछ लेगा तो ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी है आर मैक्स, मतलब जितना मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जा सकता है माइनस एवरेज माइनस मिनिमम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गया लिक्विडिटी ट्रैप, किस केस में स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर जो मनी है इनफाइनाइटली इलास्टिक है, और लिक्विडिटी की प्रेफरेंस वो परफेक्टली इलास्टिक है कि लोग बिल्कुल पूरी तरह से उसको होल्ड करना चाह रहे हैं मनी को। अब आते हैं यहाँ पर हम देखेंगे जो M0, M1, M2, M3, M4 जो क्वेश्चन आता है, तो उसका यहाँ पर हम देखने वाले हैं चीज़ें, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि करेंसी कहाँ कहाँ घूम रही है, कितने तरह की मनी है, और इकोनॉमी में हमारी मनी कहाँ कहाँ पे घूम रही है। एक्चुअल में जो M0, M2, M1, M2, M3, M4 होता है, ये इनको मॉनेटरी एग्रीगेट कहा जाता है। इससे आरबीआई को ये सहूलियत मिलती है, आसानी होती है ये जानने में कि पैसा कहाँ पे ज़्यादा पड़ा हुआ है, सो दैट वो उसी हिसाब की दवा दे जिस दवा से वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ ठीक हो जाए, है ना। बिकॉज उसको पता है कि भाई यहाँ पर बैंक के पास ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, या फिर लोगों के हाथों में पैसा कम सर्कुलेट कर रहा है, पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, तो आरबीआई के पास खुद के पास ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, तो इस चीज़ के लिए वो M0 या फिर M0, M1, M2, M3, M4 लाता है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ मनी है यहाँ पर 4। करेंसी जो सर्कुलेट कर रही है, जो डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास, जो पोस्ट ऑफिस में है, और जो बैंक्स के पास है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे करेंसी इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेट कर रही है करेंसी इकोनॉमी में, 2 तरह की है, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो जो बैंक के पास करेंसी है, करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब है जो करेंसी पैसा सर्कुलेट कर रहा है, एक तो जो लोगों के हाथ में है, और दूसरा वो जो बैंक्स में सर्कुलेट कर रहा है। बैंक्स में सर्कुलेट करने का मतलब ये है कि जो बैंक अपनी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए कैश रखता है, कि कोई भी अगर आ गया 5 लाख 10 लाख निकालने आते रहते हैं ना लोग पैसे, तो वो है करेंसी विद बैंक्स। इसको आप डिमांड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट मत समझिएगा, ये वो है जो बैंक्स उस जिस पैसे से डे टू डे फंक्शनिंग करता है, डे टू डे फंक्शनिंग करता है, उसी को बोला जाता है करेंसी विद बैंक्स, ठीक है। ये करेंसी इन सर्कुलेशन का पार्ट है। देन डिपॉजिट विद बैंक्स, आई अगेन रिपीट, 4 तरह की मनी करेंसी इन सर्कुलेशन देख लिया, एक तो जो लोग के पास है और जो बैंक के पास है, जिससे वो डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहा है। अब दूसरे पे आते हैं डिपॉजिट विद बैंक्स। 2 तरह के डिपॉजिट हो सकते हैं बैंक के पास, डीडी और टीडी, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डिपॉजिट विद आरबीआई 2 तरह के हो सकते हैं, बैंक के डिपॉजिट विद आरबीआई, जो बैंक्स ने डिपॉजिट कर रखे हैं आरबीआई के पास, कल हमने पढ़ा था, ठीक है। ये सब रिवर्स रेपो रेट, वो क्या है, एक तरह से बैंक का डिपॉजिट ही तो है आरबीआई के पास, रिवर्स रेपो रेट, अगर आपको याद है। एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब है कि बैंक को छोड़ के किसी और ने डिपॉजिट करवा रखे हैं, गवर्नमेंट वगैरह ने, तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट पड़े हुए हैं, ठीक है। पोस्टल, आखिरी हमारा पोस्टल डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस के पास भी ऐसे डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट होते हैं, डीडी एंड टीडी, सेम एज बैंक। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है समझने में सारी चीज़ें? बफरिंग, मयूरी बफरिंग, आयुष बफर हुआ था क्या? क्या भाई बफरिंग का इशू है क्या? आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है सर सृष्टि सिंह। तो मत पढ़ो भाई, ज़बरदस्ती थोड़ी ना। मैं गौरव मैं ले चलता हूँ सृष्टि। चलो बेटा जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर? ठीक है, नो डाउट। बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है? चलो ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, किस लिए होते हैं मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी चेक करने के लिए। ये होते हैं M0, M1, M2, M3 एंड M4, ठीक है।
तो सबसे पहले हम M0 देखते हैं, फिर M0 हम बोलते हैं इसको, ठीक। यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ M0। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है। जो दो हमारे कंपोनेंट थे मनी के वो इसमें आ रहे हैं, ये M0 है, ठीक है। मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन, डिपॉजिट्स विद RBI। अब डिपॉजिट्स विद RBI तो यार दोनों आ जाएंगे ना, बैंकर के डिपॉजिट भी आ जाएंगे और अदर डिपॉजिट भी आ जाएंगे, तो इनको हम कॉमनली लिख लेंगे डिपॉजिट विद RBI, ठीक। ये एक्ट करेगा एज अ बेस फॉर M1, M2, M3, M4 के लिए बेस एक्ट करेगा ये। अब इसको खोलेंगे हम, इसको क्या करेंगे, खोलेंगे, और अब हम M1, M2, M3, M4 में जाएंगे, ठीक। तो ये मॉनेटरी बेस के तौर पे एक्ट करता है, इसको मॉनेटरी बेस बोलते हैं, या फिर हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, या फिर रिजर्व्ड मनी बोलते हैं। इज दैट क्लियर कि इसको हम क्या बोलते हैं। अब ये बेस एक्ट करेगा किस किस के लिए, M1 के लिए, M2 के लिए, M3 के लिए और M4 के लिए, ठीक है। चलिए, तो M1 की अगर बात करें तो करेंसी इन सर्कुलेशन में कितनी चीज़ें आ रही थी, दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास है पब्लिक के पास और एक जो बैंक के पास है। तो इसमें किसको लें, करेंसी विद पब्लिक, करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, पूरा इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। प्लस डिपॉजिट विद RBI, दो तरह के हैं, एक तो बैंक के डिपॉजिट, एक अदर डिपॉजिट, अदर वाला लेंगे, यानी बैंक को इग्नोर मारना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अदर डिपॉजिट विद RBI, हमने यहाँ पे भी बैंक के डिपॉजिट नहीं लिए और यहाँ पे भी बैंक के पास जो करेंसी सर्कुलेशन है वो नहीं लिया। प्लस बैंक का ले लो DD, डिमांड डिपॉजिट। M2 पे आ जाओ, M2 इज M1 प्लस, M2 इज M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट आप बोल सकते हो, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स। M3 क्या है, अगेन M1 लिखना, M2 मत लिख देना यहाँ पे कि M2 में M1 लिख दिया और M3 में M2 लिख देना, M1 लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ TD, कुछ नहीं, खत्म। M4 में M3 लिखेंगे प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ये हो जाएगा आपका M4, ठीक है, क्लियर। अब अगर तुम्हें याद करने में, अब याद कैसे करना है वो समझ लो, अभी ऐसा नहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें याद कैसे करना है, ये ऑड है, ये ऑड है, DD बैंक की और TD बैंक की, ये इवन है, ये इवन है, पोस्ट ऑफिस, यानी कि इवन में है पोस्ट ऑफिस और ऑड में है बैंक का DD और TD, ठीक, क्लियर हो गया। अगर तुम्हें M1 याद करने में दिक्कत हो ना, करेंसी विद पब्लिक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, सीधे M0 याद कर लो। वैसे है तो नहीं M0, क्योंकि मैंने बताया है कि इसमें एक कंपोनेंट लिया है इसका, यहाँ पे भी इसका एक कंपोनेंट लिया है, लेकिन तुम M0 याद कर लो, क्योंकि अभी तक ऐसे CDS में तो खेला है वो, लेकिन SSC में अभी तक नहीं खेला है कि जहाँ पर थोड़ा सा वो पूछा हो। यानी कि SSC में काफ़ी हद तक काम चल जाता है अगर आप ये याद कर लो कि M1 में पड़ा हुआ है DD और M3 में पड़ा हुआ है TD, ठीक, क्लियर। अब मुझे ये बता दो कि, चलो पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, सबसे नैरो कौन है और सबसे ब्रॉड कौन है। सबसे नैरो का मतलब है संकीर्ण धन, सबसे कम पैसा कहाँ पर पड़ा हुआ है, और ब्रॉड मनी का मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो लेट मी टेल यू कि जितना भी पूरा पैसा यहाँ पर मैंने आपको गिनाया, इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है, जितना भी मैंने पैसा आपको यहाँ पे गिनाया, सबसे ज़्यादा पैसा बैंक के पास टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट के रूप में पड़ा हुआ है। कहाँ पे, बैंक के पास, और वो भी TD के फॉर्म में सबसे ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। तो इसीलिए M3 वुड बी कॉल्ड एज ब्रॉड मनी, ठीक, और M1 जो होगा वो होगा नैरो मनी। M1 क्या था, बेस मनी, रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी। M3 को ही मॉनेटरी एग्रीगेट के नाम से भी जानते हैं, मॉनेटरी एग्रीगेट। समझ में आई बात कि नहीं आई बात, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। लिक्विडिटी का ऑर्डर देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड है, देन ये सबसे कम, और ये सबसे नैरो मनी है, और ये सबसे ब्रॉड मनी है। इज़ दिस
क्लियर और नॉट? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? और मोदी जी यूएसए पहुँच चुके हैं? एक बार फिर से बता दें, एक्चुअल मनी सप्लाई इसी को बोलते हैं M3 को, ठीक है? M3 इज ओनली कॉल्ड एज द एक्चुअल मनी सप्लाई, ठीक है? एक्चुअल मनी सप्लाई, क्योंकि मेनली पैसा यहीं पड़ा हुआ है। दिव्यांशु जी ने 29 रुपये का योगदान दिया है। क्यों भाई? बट सर बैंक का TD तो कोई लिक्विडिटी नहीं है, ये तो लॉक हुआ पड़ा है। तो आप इससे क्या रुद्र जी कहना चाहते हैं, फिर पूछना चाहते हैं? लॉक हुआ पड़ा है तो अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं इसलिए आपके स्टूडेंट कम हो रहे हैं, हिंदी में बोला करो। तो कम होने तो चलेगा, चलेगा अगर ऐसा है ना तो चलेगा। फिर वैसे मैं कोशिश करता हूँ और बाकी इसीलिए मैं हिंदी की PDF शेयर करवा देता हूँ। लेकिन अगर ऐसा है कि कम हो रहा है उसकी वजह से तो हो नहीं जाने दो, है ना? कोई दिक्कत वाली लोड वाली बात नहीं है ना? चलो, लेकिन जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं बता दूँ फिर से कि वो आपकी PDF पढ़ जाती है इसीलिए, सो दैट आप वहाँ से चीज़ें देखते रहें। सर DD फुल फॉर्म, DD का बेटा डिमांड ड्राफ्ट फुल फॉर्म है? 3-4 दिन से हो गया रोज DD करते हुए, अब तुम पूछो DD का फुल फॉर्म क्या है? अभी इसी लेक्चर में कम से कम 3-4 बार बता चुके हैं डिमांड डिपॉजिट, और DD का फुल फॉर्म पूछ रहे हो यार, फिर दिल से बुरा लगता है यार। तो डिमांड DD आपका डिमांड डिपॉजिट और TD आपका टर्म डिपॉजिट। सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन है भाई यहाँ पे? है तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, देन M2, देन M3 एंड देन M4। ब्रॉड इस सेंस में बोलते हैं कि ज़्यादातर जो पैसा हुआ है वो आपका M3 में पड़ा हुआ है, सॉरी टाइम डिपॉजिट पड़ा हुआ है इसलिए, ठीक है? इसलिए उसको हम बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं, ये लिबॉर मेबॉर ये सब क्या होता है, ठीक है? बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप ही आपका कॉन्सेप्ट अगर मतलब अभी सेटल डाउन नहीं हुआ है तो अपने आप दिमाग में सेटल डाउन हो जाएगा M1 M2, ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। M0 है दो चीज़ें, करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है? नहीं, करेंसी इन यूज़ आप बोल सकते हो, प्लस डिपॉजिट्स विद RBI। M1 क्या है? आप नहीं तुम्हें भेजे में बात समझ आ रही तो M0 और DD समझ लो, M0 प्लस DD, ठीक है? वैसे होता तो ये है कि करेंसी इन यूज़ में लेते हैं हम करेंसी विद द पब्लिक, और इसमें लेते हैं अदर डिपॉजिट विद RBI और उसको रखते हैं यहाँ पे, देन डिमांड डिपॉजिट। ये क्या है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स हैं वो। M3 में क्या है? M1 प्लस टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। M4 क्या है? M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स, ठीक है? टोटल पोस्ट ऑफिस की ये सेविंग्स हैं। अब आते हैं ये लिबॉर मेबॉर और ये सब क्या होता है? इंटर बैंक मनी ट्रांसफ़र टू फुलफिल देयर CRR को। तो कल हमने देखा था कि CRR और SLR मेंटेन करना होता है बैंक्स को, तो आपस में क्या करते हैं, पैसा वगैरह लेते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल SBI है, तो कल हमने देखा था एग्जांपल कि भाई आपस में लोग एक इंटरेस्ट रेट पे, मतलब रेट पे वो पैसा उठाते हैं मार्केट से, तो उसको मेबॉर बोलते हैं, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ये बेस्ड होता है एक इंटरनेशनल जो रेट चल रहा होता है उसके बेसिस पे बेस्ड होता है। पहले ये लिबॉर पे बेस्ड था, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट पे, मतलब हर कंट्री का अपना अपना ये ऑफर रेट होता है जहाँ पे उस कंट्री की बैंक, जैसे कि टोक्यो का अपना अलग है, उसको आई थिंक टिबॉर बोलते हैं, टोक्यो इंटर बैंक ऑफर रेट। तो हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग होता है वो, है ना? तो और इसको स्टॉक एक्सचेंज से मत वो कंफ्यूज करना। और एक चीज़ ज़रा बताओ कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशियाज़ ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बताओ भाई जल्दी से। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। तो इस रेट पे क्या होता है, ये लोग इंटरेस्ट रेट एक दूसरे को ऑफर करते हैं जो कि इंटरनेशनल वाले पे बेस्ड होता है। लिबॉर था पहला, लेकिन
कुछ स्कैम वगैरह हुआ लेबोर में, जिसके चलते अभी सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो गए ज़्यादातर कंट्रीज़। और इंडिया में भी आरबीआई ने दिशा निर्देश दे दिए थे सभी बैंक को सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होने के। सॉफ्टवेयर इज़ सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते नहीं, तो बस फुल फॉर्म भी याद रखेंगे तो काम चलेगा आपका, ठीक है। ओल्डेस्ट अगर एक्सचेंज रेट की अगर बात करेंगे तो ये आर्य समाज जब बना था ना, तो उसी साल बना था ये। कौन सा है, मतलब कब बना था ज़रा बताइए। ये आपका इंडिया का, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिस साल आर्य समाज बना था, कब बना था, 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में जाके बनता है वो, ठीक है। ये मनी मार्केट क्या होता है, तो और दो तरह के मार्केट होते हैं, इक्विटी मार्केट और मनी मार्केट। इक्विटी मार्केट है जैसे मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा पैसा जो मुझे मान लो कि 1 महीने के लिए लगाना है, ठीक है। मुझे 1 महीने के लिए पैसे लगाना है, तो 1 महीने में तो यार इतना जल्दी मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज स्टॉक मार्केट में तो लंबे समय के लिए पैसा लगाया जाता है, तब ढंग का कुछ समझ में आता है कि हाँ भाई पैसा बना। तो इसलिए शॉर्ट टर्म जो मार्केट होती है उसको मनी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। ये भी दो तरह की होती है, कॉल मनी होती है और एक नोटिस मनी होती है। कॉल मनी होती है जहाँ पर एक दिन में पैसा पे करना होता है, नोटिस मनी में होता है जहाँ 2 से 14 दिन में आपको पैसा पे वगैरह करना होता है। ये सब 2 से 14 दिन का मार्केट होता है ये, ठीक है। क्लियर है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं कल हमने देखा था, ये जिनका मेच्योरिटी है तो 91 या तो 182 या 364 डेज़ का होता है, ठीक है। इनको डिस्काउंट रेट पे लिस्ट किया जाता है, इनका कोई इंटरेस्ट रेट ऐसा नहीं होता। डिस्काउंट रेट आप समझ गए हो कैसे क्या होते हैं, मैंने कल बताया था आपको रेपो के टाइम पे, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने आए, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड 100 रुपये का है, मैंने तुम्हें 90 रुपये ऑफर किए, जब तुम आओगे मुझे तो पूरे 100 रुपये दे के जाओगे और अपनी सिक्योरिटी लेके जाओगे, ठीक है। तो 100 रुपये दोगे और अपनी सिक्योरिटी लेके जाओगे, तो ये जो 10 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ वही मेरा यहाँ पर स्प्रेड होगा। स्प्रेड आप समझते हैं, स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड होता है जो बीच का मार्जिन, बीच का जो प्रॉफिट होता है उसी को स्प्रेड बोलते हैं। तो जब कल मैंने बैंक के बारे में आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर स्प्रेड के बारे में बताया था कि स्प्रेड जो बीच का प्रॉफिट होता है, जो बीच का मार्जिन बनता है, उसको स्प्रेड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ऐप नॉट वर्किंग इन iOS, और ऐप अलग से बनवा रहे हैं iOS के लिए, तो चिंता मत करो, है ना। क्लियर है। अब आते हैं ये NPA वगैरह क्या होता है। हाँ अभी आते हैं ये एसेट्स क्या होते हैं, मतलब ये सॉरी NPA क्या होते हैं। तो NPA समझने के लिए हमें पहले, आपने आई थिंक आपने से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा इस टर्म को, NPA बैंक का NPA, बैंक का NPA। NPA बैंक के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ होती है। तो NPA समझने के लिए ये पहले तो अगर आप NPA का फुल फॉर्म ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना। तो ये होता है NPA। तो उसके लिए पहले हमें एसेट समझना पड़ेगा, उसके लिए हमें एसेट समझना पड़ेगा। और एसेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था बैंक के लिए एसेट होता है वो लोन, है ना। बैंक के लिए एसेट होती हैं दो चीज़ें, एक तो जो बैंक का रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है अभी, वो CRR SLR वो सब हो सकता है, प्लस उसने जो लोन में पैसा उठा रखा होता है, तो उसको एसेट बोलते हैं बैंक का। तो एसेट को बैंक जो है 3 क्लास में या फिर 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, तो रेगुलर, स्ट्रेस्ड और NPA, ठीक है। रेगुलर, स्ट्रेस्ड और NPA। रेगुलर एसेट वो होता है जो बैंक को रेगुलर इनकम जनरेट करके दे रहा है। एसेट का भी डेफिनेशन पूछेगा नहीं, तो आप बस समझ लो, आपका काम हो जाएगा। रेगुलर का है कि मतलब रेगुलर इसमें इंटरेस्ट रेट आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट आ रहा है, प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है। तो वो रेगुलर एसेट है कि वो रेगुलरली पैसा आ रहा है, बैंक को अर्निंग हो रही है जो लोन पे पैसा चढ़ाया था, ठीक है। स्ट्रेस्ड एसेट वो है जिस पे पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन अभी 90 दिन से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है, लेस देन 90 डेज़ का ही समय हुआ है, लेकिन पैसा आ नहीं रहा है, स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर 90 दिन से ज़्यादा का समय हो जाता है, ठीक है, तो वो NPA कहलाता है देन। सर इसमें हाँ होते हैं, अभी वो हम देखेंगे कि जो रिस्क वेटेड एसेट्स वगैरह क्या होते हैं, RWA वगैरह, ठीक है। तो वो सब अभी हम देखेंगे। सर सारी अंकित यादव सर वर्किंग ऑन an AI commentator moderator which filters irrelevant comments during live class and elaborate be helpful for educators sir.
हेल्पफुल तो हो जाएगा। वहाँ पे तो अंकित है तो मेल कर देना, ठीक है। अंकित जी आप एक बार ना हो तो वो कर लेना, हाँ, मेल कर देना जो क्या बोलते हैं क्वेरी पर हमारे एसएससी वाला है ना मेल, उस पर आप कर देना। चलो, तो यहाँ पे थे हम एनपीए पे। तो 90 दिन से अगर ज़्यादा का समय हो गया और अगर वो पैसा नहीं आ रहा है तो उसको हम एनपीए बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सब स्टैंड, मतलब इसको भी हम तीन क्लास में, तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, एक सब स्टैंडर्ड, एक डाउटफुल और एक लॉस एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट वो है 90 दिन मतलब 3 महीने, ठीक है। तो 3 महीने से लेकर 12 महीने तक अगर पैसा नहीं आया, 1 साल, तो सब स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स तो वो आपका डाउटफुल होगा। लॉस एसेट का मतलब है राइट ऑफ कर दो, बैंक को राइट ऑफ कर देना होता है। इसको राइट ऑफ कर देना मतलब भूल जाओ, अब ये पैसा नहीं आने वाला है, गया, खत्म, टाटा गुड बाय टाइप हो गया इसका। बैड बैंक क्या होती हैं? तो बैड बॉय की तरह बैड बैंक होती हैं। बैड बैंक क्या होती हैं? बैड बैंक वो बैंक होती हैं जो बैंकों का एनपीए, एनपीए मतलब बैड लोन्स, एनपीए आर बैड लोन्स। बैड लोन क्या लोन है? जिन पे पैसा नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग जो है पैसा लेके चुकता नहीं करते हैं। तो बैंक को चलाना इतना आसान काम नहीं कि तुमने सोचा अच्छा सर बैंक ऐसे पैसा कमाती हैं क्या, पैसा लिया, पैसा उठा दिया और बीच में प्रॉफिट बढ़िया बैठ के कमा रहे हैं। ना ना ना, इतना आसान होता तो हर किसी की कोई बैंक ना होती। पैसा दे के वसूल करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है ना। तो ये जो मुश्किलात है उसका सामना करना पड़ता है बैंक को, और उनका एनपीए हो जाता है बहुत ढेर सारा, बैड लोन बोलते हैं। तो इन बैड लोन की रिकवरी के लिए 2000 मतलब ये उनके रिकवरी के लिए बैड बैंक बनाई जाती हैं। ये बैड बैंक क्या करती हैं, बैंकों से बोलती हैं देखो ये तो तुम राइट ऑफ कर ही चुके हो अपना, मतलब कि तुम भूल चुके हो, तो क्या हो अगर हम इसको तुम्हें रिकवर करके दें, क्योंकि इस काम में हम माहिर हैं, ठीक है, हफ्ता वसूली में, और क्योंकि वसूली भाई से अपना डायरेक्ट संपर्क है, तो वसूली करके देंगे और उसमें सर्टन पार्ट जितना भी वसूली हो जाएगा, क्योंकि वो तो तुम्हारे लिए गया है, तुम्हें जितना मिल जाए उतना तुम्हारा बढ़िया फ़ायदा है। तो वो बैंक भी को भी लगता है हाँ बात तो सही है, तो फिर थोड़ा बहुत हमें दे देना और बाकी हम तुम्हें दे देंगे, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो 2021 के जो बजट था उसमें दो इस तरह के बैड बैंक्स को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी। एक तो थी NARCL, दैट इज़ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और दूसरी थी IDRCL, दैट इज़ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये बैंक वो बैंक होती हैं जो क्या करती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन करती हैं, एसेट को रिकंस्ट्रक्ट कर रही हैं, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन। सारफेसी एक्ट वो एक्ट है, मतलब ये पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया था सारफेसी, विच स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो सारफेसी एक्ट वो एक्ट है जिससे ये पावर, बैंक को पावर दी गई है या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कि वो प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं डिफॉल्टिंग बोरोवर की। क्योंकि हमें पता है कि जब बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ कोलेट्रल रखवाया जाता है, गिरवी रखवाया जाता है ना, गिरवी। तो कई बार वो बेचना उस सारी चीज़ों को बड़ा मुश्किल हो जाता है बैंक के लिए, ठीक है। अब जैसे बैंक है, मान लो किसी ने गांव में लिया है, किसान ने लोन लिया अपनी खेती पे, तो क्या ना खेती को उसको बिकवाना, नीलाम करवाना उतना आसान नहीं होता बैंक को। पहले लेखपाल को लेके जाएंगे, फिर उसकी पूरा वो माप आप होगा, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, बैंक के लिए। तो ये पावर देता है सारफेसी जो एक्ट है 2002 में जो क्या आया था, इसका फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान रखेंगे। बैंक को ये पावर देता है कि वो प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं बैंकफुल डिफॉल्टर की। विलफुल डिफॉल्टर कौन होते हैं? विलफुल डिफॉल्टर होते हैं पैसा दे तो सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं जानबूझ के, दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, उनको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। आईबीसी क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो जो लोग दिवालिया हो जाते हैं ना तो उनको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, तो उन्हीं के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था 2016 में। इट कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग लॉज ऑन बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का मतलब है वही जो लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, दिवालिया हो गए हैं, तो उसको लेके जितने भी कानून हैं उनको कंसोलिडेट करना है, उनको एक साथ करने का काम किया था इस आईबीसी ने, विच स्टैंड्स फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। 21 साल आया था, बस ध्यान रखेंगे 2016 में, बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, दैट इज़ बेजल नॉर्म्स। ये बेजल नॉर्म्स क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। सर आपके पैसे अटके थे पोस्ट ऑफिस में, वो मिले? हाँ वो मिल गया, ट्विटर में ट्वीट वगैरह करना पड़ा था, अभी तो मिल गया।
चलो, तो बेजल जो है एक सिटी है, कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और वहाँ पे एक बैंक लोकेटेड है जो 1930 में बनी थी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इन शॉर्ट BIS। जितने भी मेजर कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे इंडिया में RBI है, वो इसका पार्ट है, वो इसका हिस्सा है, ठीक है, इस BIS का, दैट इज़ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का। 1930 में बनी थी और एक कमेटी का गठन किया इसने 1974 में, 1974 में 10 कंट्रीज़ ने, जिसको ग्रुप ऑफ 10 बोलते हैं, G10, जैसे हम G20 पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ 20 है ना, G7 ग्रुप ऑफ 7, जैसे G10 10 देशों का समूह बैठा था 1974 में, 1974 में, और उसने मतलब, ठीक है, 1974 में, और उसने कुछ नॉर्म्स निकाल के दिए। 1988 में बेजल 1, 2004 में फिर से बैठा बेजल 2, 2010 में बेजल 3। अभी क्या बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 हो रहा है, तो इसको समझो। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई बैंक, RBI बैंक को बोलता है कि देखो तुम्हारे पास जितना पैसा आता है, दैट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर यू, DDTD जिसके फॉर्म में आता है, उसका इतना % पार्ट आपको कैश में रखना है, जिसको CRR बोलते हैं, उसका इतना % पार्ट आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर गोल्ड, इन सब फॉर्म में रखना है, जिस मतलब काइंड ऑफ एसेट है वो, और उससे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलेंगे, तो उसको SLR बोलते हैं, ठीक। क्यों किया जा रहा था? सो दैट कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा सेफ रहे, बैंकिंग सिस्टम से फेथ इरोड ना हो, कि कल को कोई एकदम से पैसा लेने आ जाए और आपके पास पैसा नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि एक बैंक का फेल होना मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम का फेल होना, और पूरी बैंकिंग सिस्टम का फेल होना नहीं, देश की अर्थव्यवस्था चरमराना। एक देश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी तो उसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ में भी पड़ेगा, क्योंकि आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, सारी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आपस में। तो इसीलिए ये जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इसमें कंट्रीज़ बैठी 1974 में, और उन्होंने कुछ बेजल 1 नॉर्म्स निकाल के दिए। पहला वाला था ना, जैसे दूसरी बार बैठे तो इसलिए इसको बेजल 2 बोल दिया। जैसे विटामिन B हमने बायोलॉजी में पढ़ा था, B1, B2, B3, B4, क्यों? क्योंकि B1 पहले डिस्कवर हुआ था, देन B2, देन B3, इस तरह से। तो बेजल 1 है, 1988 में आया ये, ठीक है। अब इसके तहत बताया यह गया बैंकों को कि आप क्रेडिट अलॉट करो एसेट को, रिस्क अलॉट करो एसेट को। व्हाट इज एसेट? एसेट इज लोन ग्रांटेड बाय द बैंक्स। एसेट इज लोन ग्रांटेड बाय द बैंक्स। उसमें आप रिस्क अलॉट करो। रिस्क आप कैसे अलॉट करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीड एम्प्लॉय है कोई, मान लेते हैं हम 4 एग्जांपल्स लेते हैं। एक सैलरीड एम्प्लॉय है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस का कोई ओनर है जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छे खासा प्रॉफिट कर रहा है, एक अश्नीर ग्रोवर जैसे हैं जिनका धंधा है तो है लेकिन उतना कोई प्रॉफिटेबल नहीं, और विजय माल्या जैसे हैं, ठीक है। तो सैलरीड एम्प्लॉय के चांसेस है कि यार वो पे करता रहेगा, ठीक है, 100% चांसेस है कि वो पे कर देगा पैसा, यानी कि रिस्क। और मान लो कि सबको 1-1 करोड़ दिया है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है कि सबको 1-1 करोड़ बैंक ने ऑफर किया है, ठीक है। तो 100% चांसेस है पे करने के लिए, तो रिस्क 0% है फिर तो, क्योंकि पूरा पैसा आ जाने वाला है। प्रॉफिटेबल बिजनेस ओनर 90% चांसेस है कि पैसा दे देगा, क्योंकि इसका बैंक मतलब इसका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, तो बहुत ही कम चांस है कि पैसा ना पे करे, यानी कि 10% रिस्क एसोसिएटेड है। ऐसे अश्नीर ग्रोवर के साथ मान लेते हैं 50%, या फिर अश्नीर ग्रोवर की जगह आप नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस ओनर भी कर सकते हैं। विजय माल्या ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो 10% चांसेस है कि ये पे करेगा, तो 90% रिस्क इससे के साथ एसोसिएटेड है। तो टोटल मिला के बैंक ने कितना कर्जा दे रखा है? 5 करोड़ का, ठीक है। इस 1 करोड़ में रिस्क 0, इस 1 करोड़ में रिस्क 10 लाख की है कि नहीं, 10 लाख की है ना, 1 करोड़ का 10% 10 लाख, इसमें रिस्क 50 लाख का, और इसमें रिस्क 90 लाख का। कितना हुआ? 50, 60 और 60, 90, 1.5 करोड़, ठीक है। 1.5 करोड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 करोड़ में से इतना का रिस्क है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बोलते हैं इसको टीयर 1, मतलब इसमें कैपिटल होता है पैसा, ठीक है। तो टीयर 1 और टीयर 2 के फॉर्म में रखो इसको। टीयर 1 और टीयर 2 का मतलब ऐसे समझ लो आप यार, ठीक है। इसके बाद मैं डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि ऐसे मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है इस पर। आई थिंक एक ही बार क्वेश्चन मैंने देखा तो उसमें यह था कि बेजल नॉर्म्स किससे एसोसिएटेड हैं, तो आंसर वॉज बैंकिंग सिस्टम। बाकी बेजल 1, 2, 3 और रिस्क वेटेड एसेट ये ज़्यादा कभी पूछा है नहीं। तो टीयर 1, टीयर 2 ऐसे समझ लो कि ये प्राइमरी शॉक एब्जॉर्बर है और सेकेंडरी शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है। तो टीयर 1 कैपिटल है वो कैपिटल जो आपको एकदम प्राइमरी फॉर्म में रखना है। ऐसे समझ के चलो, जैसे
आपके पास पैसा है, आपने पॉकेट में रख रखा है उसको, और पॉकेट में आपने चेन लगा रखी है कि कोई इसे चुरा नहीं पाएगा, तो टियर 1 कैपिटल हो गया, ठीक है। देन आपको लगा अगर मान लो ये चोरी हो गया तो हम एक अंदर वाली पॉकेट भी रखते हैं, अंदर वाली पॉकेट में और पैसे रखेंगे, तो वो टियर 2 आपका कैपिटल हो गया। कि अगर मान लो वो भी ये भी चला गया तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ और भी कैपिटल है जो एकदम ही अगर भयंकर फेल हो रही होगी बैंक, तो उस केस में ये काम आ जाएगा, एटलीस्ट फेल होने से बचा लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो टियर 1 टियर 2 कैपिटल आपसे पूछ ले किससे एसोसिएटेड है, तो बेजल नॉर्म से एसोसिएटेड है। कब आए थे बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3, तो वो थोड़ा सा ईयर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेक्चर होता है हमारा खत्म। कभी अगर RW इस तरह से फुल फॉर्म पूछ ले तो रिस्क वेटेड एसेट, या फिर कभी इस तरह का फुल फॉर्म पूछ ले कि CAR क्या होता है, तो CAR होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। और अगर पूछ ले CRAR, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है। ये CRAR का फुल फॉर्म हो जाएगा, तो फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। लेक्चर होता है हमारा खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। करिए पहला क्वेश्चन। चलो भाई, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी द टर्म बैड बैंक फ्रीक्वेंटली मेंशन इन न्यूज़। तो बैड बैंक क्या होता है, जल्दी से बताओ। व्हाट आर बैड बैंक्स? NBFC के लिए कितना होता है, वो 15% होता है। जैसे यहाँ पे इनके लिए 10% होता है ना, जैसा सॉरी इनके लिए 8% होता है ना, तो वैसे ही NBFC के लिए, NBFC मतलब 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट का मतलब ये चीज़ है कि जितना आपका रिस्क वेटेड एसेट है 1.5 करोड़, इसका 8% आप रखो अलग से। 8%। ये NBFC वगैरह जो होती है ना, उनके लिए 15% होता है ये चीज़, 15% होता है ये। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आता है ये, कुछ लोगों को इक्का दुक्का लोगों को होता है और कुछ लोगों को मतलब बहुत लोगों को नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन मैनेज नहीं करती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है। अगर चला गया, बैड लोन हो गया, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके देगा वो, ठीक है। द एसेट और एसेट्स दैट अ बोरोवर प्लेजेस इन ऑर्डर टू गारंटी रीपेमेंट ऑफ अ लोन इज कॉल्ड एज। बताओ, ऐसी संपत्ति या परिसंपत्ति को क्या कहते हैं जिन्हें कोई उधारकर्ता किसी कर्ज की चुकौती क्या होता है ये, चुकौती की गारंटी स्वरूप गिरवी रखे, तो इसको बोलते हैं कोलेटरल। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? कौन सा फंक्शन नहीं है मनी का? नो वॉइस ब्रेक, ओके। डिजिटल नोट्स कहाँ मिलेगा आपका? उसी के अंदर मिल जाएगा, बैच के अंदर। ठीक है, बैच के अंदर मिल जाएगा। तो नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, तो स्टोर ऑफ वैल्यू है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, और इंटरमीडिएट है फॉर द एक्सचेंज प्रोसेस। इट इज़ यूज फॉर रेगुलेटिंग कंजम्पशन, ये नहीं होगा, ठीक है। फॉर एनी थिंग टू बी रिकगनाइज एज मनी इट नीड्स टू हैव विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अगर किसी को मनी रिकगनाइज होना है तो उसमें क्या होना चाहिए? इट शुड एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइसेस, मस्ट बी इजिली डिविजिबल, हैव हायर वैल्यू इन ऑल्टरनेटिव यूजेस। बेटा फायर बॉन्ड रुक जाओ, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे अब, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस कर लो। एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, yes, it is a standard unit for quoting prices, must be easily divisible, have higher value in alternative uses। वैकल्पिक प्रयोग में उच्चतर मूल्य का होना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। 1 2 3 होगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम? मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है? ये पहले ही हो चुका है पीसी विंडोज़ जी, ठीक है, ये पहले ही हो चुका है। पिछली बार मैंने इसी लेक्चर में करवाया था वो एविंग फिशर की थ्योरी MV=PT, लेकिन वो हम लोग पहले कर चुके, तो इसलिए इस लेक्चर में नहीं किया हमने। तो सबसे वाइडली यूज्ड होता है आपका M3, है ना, जिसको हम ब्रॉड मनी के नाम से भी जानते हैं या फिर मॉनेटरी एग्रीगेट के नाम से। द IBC दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो किस साल स्टैब्लिश हुआ था ये बोर्ड? तो ये 2016 में स्टैब्लिश हुआ था आपका IBC, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन दी डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी। तो नैरो मनी क्या है? नैरो मनी है आपका M1। बताओ क्या इंक्लूडेड है? विल गैक्स, हमारे साथ दिक्कत क्या है यार? अब कल हम पढ़ाएंगे तो तुम बोले 2 दिन के लिए क्लास पब्लिक कर देना, कल फैमिली फंक्शन है। मतलब पढ़ाएंगे तो कल, अब तुम्हारा चाहे फैमिली फंक्शन हो चाहे जो कुछ हो, ठीक है। हाँ, करेंसी विद दी पब्लिक। तो हमने देखा था नैरो नैरो मनी क्या होता है? M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट तो हो गया रहेगा, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा। और M0 तो नहीं था। M0 के क्या 2 एलिमेंट थे? करेंसी विद द पब्लिक था और अदर डिपॉजिट विद RBI था, ठीक है। बैंक नहीं था इसमें, तो 1 2 3 इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू कंट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो सरकार के निम्नलिखित में से किस या फिर किन कार्रवाइयों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो जाएगी? मनी सप्लाई कम हो जाएगी, बताओ। परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल, कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, गलत है ये। सेल करोगे ट्रेजरी बिल का, सेल करने से गवर्नमेंट सिक्योरिटी का आप क्या करोगे? सेल करोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, ले लोगे पैसा, पैसा ले लोगे तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जहाँ से मार्केट से पैसा कम हो रहा है। तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा हो के रहेगा। तीसरे की बात करें, सेल ऑफ नहीं, फॉरेन एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं होता इससे, ठीक है। तो आंसर होगा 2 ओनली D। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द M1 डेफिनेशन ऑफ मनी फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा की M1 परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? M1 में आ जाते हैं आपके रिजर्व्स। कहीं पे आए थे क्या? CRR SLR ऐसा कुछ आया था क्या M1 में? M1 में आ रहा था करेंसी विद द पब्लिक। टाइम डिपॉजिट तो M3 में आ रहा था। M4 ठीक है, तो मतलब M1 में आपका डिमांड डिपॉजिट। तो 2 and 4 ऑप्शन नंबर C। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस UPSC। तो ये सिविल सर्विसेज 2022 का क्वेश्चन है, एंड दैट इज विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कौन सा सही है आपका। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, RBI इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई कर लेगी, और बाई करके क्या दे देगी? पैसा दे देगी। तो पैसा तो यार वैसे भी इकोनॉमी में ज़्यादा है, तो ये तो आप क्या कर रहे हैं? गुड़ गोबर कर रहे हैं आप तो। ये फिर तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो क्योंकि इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन में हमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी होती है, और ये एक्सपेंशनरी का एग्जाम्पल है। तो पहला वाला गया अपने आप, B वाला सही हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अगला 11th, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स। ब्रांड रिकग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। इनमें से किसको हम इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे? इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट हैं? तो ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2023 का। तो ब्रांड रिकग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स तो छू नहीं सकते हैं। इन्वेंट्री को तो छू सकते हैं ना। इन्वेंट्री में जो हमारा सामान पड़ा होता है, जैसे मैंने बताया था T-शर्ट हैं, बुक्स हैं, तो इन्वेंट्री का सामान है, तो बिल्कुल छू सकते हैं। तो ऑल 4 तो होने से रहा। ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड जो है, ब्रांड अब मेरा मान लो परमासी ब्रांड है, ठीक है, मान लो क्या है, ठीक है ठीक है। तो अब इसको टच कर सकते हो तुम? हाँ, टच कर सकते हो ब्रांड को? नहीं टच कर सकते हो। IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कोई आइडिया को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, इंटैंजिबल है। जो मेल वगैरह होते हैं, ईमेल वगैरह, टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ओनली 3 ऑप्शन नंबर C। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किस में आते हैं? बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट? तो इट इज अ पार्ट ऑफ बॉन्ड मार्केट, ठीक है, ऑप्शन नंबर A। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, इन इंडिया NBFC कैन एक्सेस द LAF विंडो ऑफ द RBI। तो क्या NBFC आपका LAF विंडो को एक्सेस कर सकते हैं? द आंसर इज नो। कल भी मैंने आपको बताया था NBFC ना तो LAF ना तो MSF किसी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये वाला जाएगा आपका। 3 वाला अपने आप सही हो गया। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर D 2 and 3। आ जाओ भाई अभी SSC के क्वेश्चंस में।
मैथ्स का ई बुक तो नहीं हो पाएगा अभी। किसका है? नहीं भाई, इसका सी होगा, ठीक है। सर जियो फ़ोन के लिए भी ऐप बना दो। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इसी लेक्चर में करवाओगे? नहीं भाई आशीष, इस लेक्चर में नहीं करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, कल करेंगे, ठीक है। चलो, तो व्हेन आरबीआई डिसाइड्स टू डिक्रीज दी रेपो रेट मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर रेपो रेट डिक्रीज करोगे। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर दी एलएएफ एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। तो एलएएफ मतलब रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। तो ये कौन सा होता है आपका? आरबीआई लेंड कर रहा है तो रेपो रेट, अगर ले रहा होता तो रिवर्स रेपो हो जाता। M4 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ दिस M4? तो M4 में आता है M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स। आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मनी सप्लाई। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। तो मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। M1 इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। क्या सही आंसर है? तो मनी, अब ये फर्स्ट और सेकंड देखो दोनों आपस में कंट्रास्टिंग है। अगर मनी एक फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ तो फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो चीज़ एक पीरियड ऑफ टाइम में डिटरमाइन की जाती है, राइट। और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में डिटरमाइन किया जाता है। तो ये तो लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये एक और दो तो होंगे नहीं। अभी तक तो नहीं, हम करते हैं अभी ना, अभी तो क्लास ले रहे थे, फिर करते हैं अभी। ठीक है। तो M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लिक्विड है। तो तीसरा वाला तो होके रहेगा। एंड सेकंड वाला होगा कि फर्स्ट वाला होगा? तो भाई मनी जो सप्लाई है ये एक आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही होगा। और जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1 and 3। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड? तो डेबिट कार्ड होते हैं वो कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड क्या होते हैं? क्रेडिट कार्ड वो होते हैं कि भाई आप खर्च कर लो और बाद में पे कर देना। ब्लैक स्लाइड्स, तो वॉइस नहीं आ रही? अभी आ रही होगी ना वॉइस तो। चलो, तो डेबिट कार्ड आर यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड यूज फॉर, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेबिट कार्ड विथड्रॉ मनी डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट, और क्रेडिट कार्ड अलाउज बोरोइंग अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक, क्रेडिट कार्ड में होता है मतलब खर्च कर दो, ठीक है, बाद में पे कर देना। नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, इनमें से क्या करेक्टरिस्टिक नहीं होती है? पोर्टेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, डिविजिबिलिटी या फिर ड्यूरेबिलिटी। तो पोर्टेबल होता है, डिविजिबल होता है, ड्यूरेबल होता है, पेरिशेबल नहीं होता। पेरिशेबल का मतलब होता है जो चीज़ तुरंत खराब हो जाती है, सड़ जाती है विथ टाइम। व्हाट डज द टर्म इंटरेस्ट रेफर टू इन दी बैंकिंग? तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बैंकिंग में? द एडिशनल अमाउंट अर्नड ऑन अ लोन और डिपॉजिट, द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन द वैल्यू ऑफ करेंसी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मनी इन इकोनॉमी, तो मेन फंक्शन क्या होता है इकोनॉमी में? इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करना, वेल्थ क्रिएट करना, एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना, या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है। व्हाट इज़ द टर्म कोलेट्रल इन बैंकिंग मीन, तो कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी। गिरवी क्या हो गया? गिरवी हो गया एन एसेट प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन, जब आप लोन लेने जाते हो तो उसके सुरक्षा के रूप में जो गिरवी रखते हो। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ सेविंग अकाउंट, तो ऑब्टेनिंग अ मोर्टगेज लोन, अर्निंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मेकिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, पेइंग बिल्स ऑनलाइन, तो अर्निंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। ठीक है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बैंकिंग में, बताओ जल्दी से, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? किसी ने किया है ओवरड्राफ्ट आज तक? तो ओवरड्राफ्ट होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन, नहीं ठीक है, ये होता है आपका, हेलो, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन बैंक अकाउंट, मैक्सिमम विदड्रॉल लिमिट फॉर एन फ्रॉम एन एटीएम, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी, या फिर द इंटरेस्ट, ये काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। ठीक है, कि आप वही क्रेडिट कार्ड की तरह है कि आप पहले मतलब बैंक से काइंड ऑफ उधार ले सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो। हु सेड द फॉलोइंग, मनी इज़ वॉट मनी डस, तो किसने कहा था कि मनी इज़ वॉट मनी डस? हु सेड दिस? बस जल्दी से बताओ जल्दी से। ये होगा प्रोफेसर वॉकर। ठीक है, फालतू कमेंट ना करो, क्वेश्चन में फोकस करो। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, तो ये ध्यान रखना, या तो चलो मैं वहाँ पे नोट भी कर दूंगा। प्रोफेसर वॉकर ने कहा था मनी इज़ व्हाट मनी डस। सेकंड, यहाँ पे जहाँ पे नोट किया था ना मनी के फंक्शंस, यहीं पे नोट कर लो इसको भी। मनी इज़ व्हाट मनी डस, व्हाट मनी डस, प्रोफेसर वॉकर। चलो, तो मेन पर्पस क्या होता है बैंक स्टेटमेंट का? बैंक स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कितना आया कितना गया पैसा, है ना, यही तो होता है मेन पर्पस। अगला करो आप जल्दी से। कहाँ कॉल कर रहे हैं बार बार? बेटा वो कल क्लास हुई थी ना एनटीपीसी की, रेलवे की, तो उसी के नोट्स हैं, उसी को लेकर कॉल किया था, है ना, कुछ और मत समझो तुम। चलो, तो व्हेन द जनरल इंटरेस्ट रेट रीचेस अ वेरी लो लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, तो जनरल इंटरेस्ट रेट अगर बहुत लो लेवल चले जाएँ तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? मोस्ट पीपल विल एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट टू राइज इन द फ्यूचर, यस। ठीक है, अगर बहुत लो हो जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि राइज करेगा, तो स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी हाई हो जाती है। स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है लोग ज़्यादा मनी होल्ड कर रहे हैं, अपने पास ज़्यादा मनी रख रहे हैं, और अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो उनको लगेगा आगे तो यार जाके गिरने वाले हैं, तो इसलिए वो फिर क्या करते हैं, वो कम करने लगते हैं। जॉनी वॉकर नहीं बेटा प्रोफेसर वॉकर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फियाट मनी इन इंडिया, तो फियाट मनी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो फियाट मनी जो भी हमारे करेंसी होती है वो फियाट मनी होती है। जो चेक होता है वो फिड्यूशरी मनी होता है, इट इज़ फिड्यूशरी मनी। ठीक है, तो फिड्यूशरी मनी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, नॉट अ फियाट मनी। फियाट मनी लीगल टेंडर होता है। तो मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये धन भ्रम, ये हमने पहले भी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इरविंग फिशर ने दिया था। इन्होंने वो जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, एम इक्वल टू पी टी, है ना। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कैन मनी बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर फिजिकल एसेट्स दैट कैन परफॉर्म दी फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो निम्नलिखित में से किस कारण से धन को अन्य भौतिक संपत्तियों से अलग किया जा सकता है जो मूल्य के भंडार का कार्य कर सकते हैं? मनी हैज़ कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी, मनी पोजेज लिक्विडिटी, मनी इज़ न्यूट्रल, मनी इज़ ईजी टू स्टोर। तो क्या है सही आंसर यहाँ पे?
तो ध्यान रखिए, तो मनी हैज़ कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी। तो बाकी एसेट्स के रूप में इसका यही एक एडवांटेज है कि तुरंत इसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है, इसका कोई मना नहीं करता कि हम नहीं लेंगे, और अगर कोई नहीं लेगा तो लीगल टेंडर है तो उसके खिलाफ केस भी किया जा सकता है। इन एनी इकोनॉमी द इनकम वेलोसिटी ऑफ द होर्डेड मनी बाय द पब्लिक इज इक्वल टू, इनकम वेलोसिटी हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। इसका मतलब ये होता है कि जो मनी है वो कितने हैंड्स एक्सचेंज कर रही है ना। जैसे मैं 500 रुपये का नोट निकाल के लाया एटीएम से, तो कहाँ कहाँ मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ उसको, मैं पहले भी इस चीज़ को बताया था आपको जब हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी देखा था, एम वी इक्वल्स टू पी टी। तो वो है आपका इनकम वेलोसिटी। तो अगर मैंने पैसा रख रखा है अपने घर में ही और उसको मैं कहीं पे ले नहीं जा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो है इनकम वेलोसिटी, क्योंकि वो इनकम या फिर वो जो पैसा है वो तो कहीं एक्सचेंज हो ही नहीं रहा ना, तो उस केस में इनकम वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई ना। लिक्विडिटी ट्रैप के कंडीशन में क्या चीज़ सही है बताओ जल्दी से। और हाँ, एक ही स्टेटमेंट सही है, ये भी बात सही है, ये आपके लिए हिंट है। बताओ भाई जल्दी से, तो क्या सही आंसर है? एक सेकेंड, नोट्स पढ़ो। ओके ठीक, ओके 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 ओके। तो भाई जो लोग आर आर बी एन टी पी सी का नोट्स के रिगार्डिंग अभी बोल रहे थे, तो एक्चुअली मैंने अभी जब कंफर्म किया है तो वो आपको ना ऐप के अंदर ही फ्री मिल जाएगा, वो जो पहला वाला है देखने के लिए, काइंड ऑफ डेमो के लिए। ठीक है, मुझे लगा टेलीग्राम पे अपलोड होगा, तो टेलीग्राम पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनफाइनेटली इलास्टिक और लिक्विडिटी प्रेफरेंस बिकम परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो दी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इट इज़ पॉसिबल टू डिराइव द वैल्यू ऑफ जी डी पी ऑफ अ कंट्री विच फंक्शन ऑफ मनी इज़ एप्लीकेबल हेयर। तो मनी का कौन सा फंक्शन यूज़ होता है जब हम जी डी पी को डिराइव करना चाहते हैं? Sir, I completed my master's in economy micro, but trust me, sir, your teaching style is much more better than my professor. Okay, okay, okay. Thank you. चलो, तो काइंड ऑफ ये यूनिट ऑफ अकाउंट है ना, अकाउंटिंग के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। विद रिगार्ड टू दी सी डी आर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज टू एक्सेप्ट। सी डी आर हमने कल क्या पढ़ा था? करेंसी डिपॉजिट रेशियो, दो चीज़ों का रेशियो होता है, तो जो करेंसी अभी सर्कुलेशन में है, जो पब्लिक के पास है, और एक नहीं जो लोगों ने के हाथ में, और एक जो बैंक में डिपॉजिट कर रखा है लोगों ने। It depends on seasonal pattern of expenditure. Yes, it is true. So it is not an exception, because seasonal pattern पे डिपेंड करता है। अगर फेस्टिव सीजन आने तो फेस्टिव सीजन में CDR क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि करेंसी जो लोगों के हाथ में वो बढ़ जाती है, इसलिए ये बिहेवियरल पैरामीटर होता है। ठीक है, ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन CDR टिपिकली डिक्लाइंस, नो इट इंक्रीजेस। ठीक है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स प्रेफरेंस फॉर द लिक्विडिटी। यस, कि करेंसी लोग कितना कैश में रख रहे हैं वो लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस को दिखा रहा है। तो टी बिल्स जो होते हैं, ट्रेजरी बिल, उनकी मेच्योरिटी का यहाँ पर पूछा है कि उनकी मेच्योरिटी कितने टाइम पीरियड की होती है। तो हमने देखा था 4 तरह के होते हैं, तो 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द करेंसी नोट। तो करेंसी नोट के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही हैं? 40 तक करेंगे, तो 38 पे आ चुके हम लोग। तो करेंसी नोट में इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है नो, तो गोल्ड सिल्वर इनकी तरह इनकी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। दे कैन बी कॉल्ड एज फिएट मनी, येस। दे आर नॉट लीगल टेंडर्स, दे आर लीगल टेंडर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ओनली 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक अकाउंट्स आर ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्लूडेड। तो ट्रांसफ़र पेमेंट आपके किस में इंक्लूड होता है? तो ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है कि भाई पेंशन देना, सब्सिडी देना, है ना, फ्री फंड की जो सर्विसेज 1000 रुपये 2000 जो चलता था वो सब। परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा NTPC PYQ सीरीज़ का नोट्स कोर्स राजा, है ना, तो वहीं पे। तो गवर्नमेंट अकाउंट और सोल्ट क्या पूछा है, जो तो फॉलोइंग इकोनॉमिक अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड, तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रेफर्स टू द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। तो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स किसको बोलते हैं? तो ये हम M3 को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है,
द नेटवर्थ ऑफ एनी बैंक इज़ इक्वल टू, तो बैंक की नेटवर्थ किसके बराबर होती है? तो बैंक की नेटवर्थ होती है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, और बैंक की एसेट होती हैं क्या? लोन और रिजर्व्स, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलो 4 और क्वेश्चन करते हैं। एन एसेट दैट हैज़ रिमेन्ड इन दी सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इज क्लासिफाइड एज, तो 12 महीने या फिर उससे ज़्यादा अगर आपका लोन एनपीए हो गया है तो वो आपका डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, सब स्टैंडर्ड है। ठीक है, 12 डाउटफुल एसेट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर पेमेंट, कौन सा इसमें ट्रांसफर पेमेंट है? आपका ट्रांसफर कर रहा है गवर्नमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता। ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होता है जो आप कुछ सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करते हो, फिर भी आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, चलो, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, रिटायरमेंट पेंशन, सब आपकी होती है ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि इसके लिए कोई कुछ करता नहीं है, फ्री फंड में मिलता है। ठीक है, क्या है विच टू अबाउट द करेंसी नोट्स, दे डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा, सही तो है पहला वाला। ओके ओके, पहला वाला सही तो है, दे डू नॉट है, दे कैन बी कॉल्ड एज फिएट मनी, दे आर नॉट लीगल टेंडर्स, होते हैं लीगल टेंडर, तो ओनली 1 and 2 यस, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, फिशर की जो क्वांटिटी थ्योरी थी, तो वो किस नाम से लिखते हैं हम लोग? तो इसको लिखते हैं एम वी इज इक्वल टू पी टी। ये मनी सप्लाई है, ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है, ये प्राइस लेवल है, और ये ट्रांजेक्शन है। आखिरी क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक में डैश टू डिस्करेज क्रेडिट इन द इकोनॉमी, तो अगर सेंट्रल बैंक को डिस्करेज करना है क्रेडिट को, डिस्करेज करना है क्रेडिट को मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी उसको अडॉप्ट करना है, तो क्या करना होगा? उसको रेट बढ़ाने होंगे। ठीक है, घटाने नहीं होंगे। ठीक है, और सिक्योरिटी को सेल करना होगा उसको। चलिए भाई, तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आप इनको करेंगे। ठीक है, और बाकी सब आप कर ही लेंगे, M1 M2 M3 क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं ना। पिछली बार आप समझ लो कि मात्र क्वेश्चन होते थे कितने, 40 50 मैक्सिमम क्वेश्चन होते थे। इस बार देख रहे हो 80+, दुगने से भी ज़्यादा क्वेश्चंस डाल दिए हैं। कितना प्रैक्टिस करोगे? कोई बुक की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। ठीक है, और फिर भी पड़ेगी तो रुक जाओ अभी। ठीक है, रुक जाओ। सम्यक जैन जीएस पढ़ने से डर लगता है, लेकिन मुझे सीजीएल की तैयारी करनी और क्लियर भी करना है, तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े अब तो काम नहीं चलेगा, पहले तो चल जाता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, 32 चेक। ओके, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन मनी बी डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर फिजिकल एसेट दैट। ओके, तो बाकी फिजिकल एसेट से हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? फिजिकल एसेट जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, तो गोल्ड की भी कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी है, यस। तो देखो ये सारी चीज़ें सही है मनी के रिगार्डिंग, की कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी होती है, लिक्विडिटी होती है, न्यूट्रल, इजी टू स्टोर, सब कुछ है। लेकिन पूछ रहा है कि बाकी फिजिकल एसेट के कंपैरिजन में, तो लिक्विडिटी होगा। ठीक है, मनी पोजेसेस लिक्विडिटी, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, तो ये मनी में लिक्विडिटी होती है ज़्यादा। सारी चीज़ें होती है, कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है, लेकिन गोल्ड एक फिजिकल एसेट है, उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन लिक्विडिटी के मामले में। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर और लोकेश देख चुके हैं कल। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CRR, कैश रिजर्व रेशो, पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बाद क्या स्टार्ट करेंगे? इकोनॉमिक्स के बाद स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे। जो हिंदी में नहीं मिले हैं, ठीक है, हिंदी वाले भी डलवाते हैं। अच्छा, बैंक एग्ज़ाम आ रहा है हर्षिता, ओके। चलो भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल, धन्यवाद।